गुड आफ्टरनून छात्रों। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपकी टॉपिक है जो है कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंस टाइप एंड वर्क। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है महत्व क्या है, प्रकार क्या है, उसका कार्य क्या है, उस विषय में जो है हम आपको छात्रों अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में किस तरीके काम करता है या हमारे पौधों के लिए किस तरीके काम करता है, ये आपको जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। छात्रों जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये एक आवश्यक एक तरीके से तत्व है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में ये पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से अगर देखा जाए तो पौधों को भी जो है वो ऊर्जा देते हैं, उसके बाद शारीरिक चीज़ों के लिए भी वो ऊर्जा देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन जो है वर्क है छात्रों, कार्य है, वो हम बता रहे हैं आपको कि मतलब ये एक सूक्ष्म तत्व के रूप में भी काम करता है और कार्बोहाइड्रेट पौधों के विकास के लिए भी जो है बहुत आवश्यक होता है और मानव के विकास के लिए भी जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक होता है। ये विभिन्न सामग्रियों में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। ठीक है, वो हम बता रहे हैं आपको। मानव शरीर के लिए जो है ऊर्जा का ये प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर के लिए जो है एक क्या कहते हैं ऊर्जा का स्रोत है और ये सॉइल और पौधों के लिए भी जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है छात्रों, आगे वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं। आमतौर पर इसका जो अनुपात होता है छात्रों वो 1:2:1 होता है। ये एक रेशियो है जिसके द्वारा ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में इन जो है तीनों तत्वों का समावेश होता है। इनके अणु रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को क्रियान्वित करने के लिए जो है प्रभावी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमने रेशियो आपको बताया कि 1:2:1 इसका रेशियो है। जो कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वो जो है पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डिसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। ये 3 जो है इन्हें अणुओं में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट को जो आगे चल के हम बता रहे हैं आपको। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और इसे आगे छोटी चीनी इकाइयों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक छोटी इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज में नहीं समायोजित कर सकते हैं। उसके बाद मोनोसैकेराइड के सामान्य उदाहरणों में ग्लूकोज आपका आता है, फ्रैक्टोज आता है और ग्लेक्टोज आता है। ये जो है मोनोसैकेराइड के मेन अहम तत्व हैं जिसके द्वारा मोनोसैकेराइड जो है एक तरीके से सर्वाइव करता है, वो अपना कार्य करता है। फिर उसके बाद इन शर्कराओं को अक्सर एकल शर्करा के रूप में संदर्भित किया जाता है और त्वरित ऊर्जा के लिए शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। त्वरित ऊर्जा का मतलब ये है कि जो हमारा तरल रूप होता है ऊर्जा के रूप में जो है उसको जो है वो अवशोषित करता है और शर्कराओं को अक्सर जो है एकल शर्करा में जो है पिरोए रहता है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसैकेराइड तब बनते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां एक निर्जलीकरण प्रक्रिया के माध्यम से
संयोजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज 3 अणुओं के द्वारा मिलकर बनता है। उसके बाद डिसैकेराइड जो है ये भी जो है ग्लाइकोसिडिक बंधन के रूप में जो है प्रयोग होता है, जो एक बंधक के रूप में बने रहते हैं। ठीक है, ये कई इकाई मोनोसैकेराइड के जो है 2 इकाइयों के द्वारा ही जो है अपनी संरचना को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आगे डिसैकेराइड में सुक्रोज मतलब टेबल शुगर, लैक्टोज दूध में पाया जाता है और माल्टोज अनाज में पाया जाता है। ये चीजें जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है छात्रों जो है वो सुक्रोज जो है टेबल शुगर में आता है और लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है और माल्टोज जो है अनाज में पाया जाता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद पाचन के दौरान डिसैकेराइड अपनी व्यक्तिगत मोनोसैकेराइड इकाइयों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर द्वारा अवशोषण और उपयोग की अनुमति मिलती रहती है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी पाचन की प्रक्रिया होती है या हमारे बॉडी के अंदर पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो है डिसैकेराइड अपने व्यक्तिगत मोनोसैकेराइड के इकाइयों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर द्वारा उसे अवशोषित और उपयोग के लिए अनुमति दिया जाता है। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट की एक तरीके से परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और वे शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसका डिफिनीशन हुआ कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं हाइड्रोजन के अणुओं का एक कार्बनिक बंध है, जिसके द्वारा जो है ये हम शारीरिक चीज़ों के लिए ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की संरचना अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संरचना पर आधारित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो संरचना है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो एक ये प्राथमिक स्तर के तत्व हैं जिनके द्वारा मिलकर कई प्रक्रियाएं आगे चलती रहती हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड, डिसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सारों चीज़ों का जो प्रक्रिया चलती है ये तीनों तत्वों के द्वारा ही चलती है छात्रों। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट के लिए अनुभवजन्य सूत्र को आमतौर पर CH2ON के रूप में दर्शाया जाता है, जहां N जो है अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। मतलब जो इसका CH2O है, जो होल का N लगा हुआ है छात्रों जो है वो जो है अणुओं को, कार्बन के अणुओं के परमाणुओं को दर्शाता है कि हमारे इसमें कार्बन के कितने अणु जो है जुड़े हुए हैं या बंध बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन श्रृंखला से जुड़े कई हाइड्रॉक्सिल OH समूहों के साथ हाइड्राइक और कीटोन के रूप में मौजूद हो सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बनिक यौगिक के होते हैं जो कार्बन श्रृंखला से जुड़े कई हाइड्रॉक्सिल OH समूहों के साथ हैल्डिहाइड और कीटोन के रूप में मौजूद रहते हैं। ठीक है, या मौजूद हो सकते हैं जो है, क्योंकि OH का जो बंध है वो कई जगह जुड़ाव रखता है और अपनी मौजूदगी को वो दर्शाता रहता है जो है। बिना इसके OH के आप किसी भी, चाहे मोनोसैकेराइड हो, चाहे डिसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, इसके बिना OH के द्वारा जो है आप किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे ये हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाओं मतलब प्रतिक्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह है वो कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण,
जो हमने टाइप्स आपको बताया कार्बोहाइड्रेट की प्रकार जो है, कार्बोहाइड्रेट को उनकी आणविक संरचना और संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य प्रकारों में 3 प्रकार के हैं, मोनोसैकराइड, ओलियोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है, जो आपका मोनोसैकराइड, ओलियोसैकराइड और पॉलीसैकराइड है। ठीक है, आगे मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और इसे आगे छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइन नहीं किया जा सकता है। वे रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते चले जाते हैं। छात्रों जो है मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा मोनोसैकराइड है कार्बोहाइड्रेट, वो एक सरल रूप है जो कि छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। वे रंगहीन होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट रंगहीन होता है। मोनोसैकराइड में क्रिस्टली ठोस प्रकार के जो कण पाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है छात्रों, उसके बाद मोनोसैकराइड का सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो CN होल का H2O, N जो CN है ये अणुओं हैं और N जो है कार्बन का जो है अणु है जिसे हम परमाणुओं को दर्शाते हैं। उसके बाद CN H2ON ON के द्वारा इसे दर्शाया जाता है, जहाँ पे N अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता रहता है। फिर उसके बाद इन्हें कार्बन परमाणुओं की संख्या और मौजूद कार्यात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए ट्राइओज में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, पेंटोज में 5 कार्बन परमाणु होते हैं और हेक्सटोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा इन दर्शाया जा रहा है वो अणु परमाणुओं का कार्बनिक अणु है, जहाँ पे मोनोसैकराइड में जो है आपके 3 प्रकार के जो है टाइओज पाए जाते हैं। जो पहला टाइओज है, मतलब टाइओज जो है वो 3 जो है कार्बन अणु परमाणु होते हैं, पेंटोज में 5 कार्बनिक परमाणु होते हैं और हेक्सटोज में 6 कार्बनिक परमाणु एक तरीके से बंध बनाए हुए होते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। मोनोसैकराइड को आगे एल्डोज या कीटोज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एल्डोज और कीटोज के रूप में उसे एक तरीके से उप डिवीजन या सब डिवीजन में बांटा जाता है। यह इस प्रकार से निर्भर करता है कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के समूह हैं या नहीं। मतलब ये वहाँ की जो एक परिस्थिति को जो है ये दर्शाते हैं जो है कि वहाँ पे एल्डोज कीटोज के जो अणु हैं वहाँ पे एल्डिहाइड में कीटोन में जो है समूह में है कि नहीं है, ये वहाँ पे वो प्रदर्शित करते हैं जो है। उसके बाद मोनोसैकराइड के उदाहरणों में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज हमारा हो गया, फ्रैक्टेज हो गया, एरेंथोलोज हो गया, रेबुलोज हो गया, ये चीज़ें शामिल होती हैं जो है। फिर उसके बाद आता है ओलिगोसैकराइड, यौगिक शर्करा है जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 या 10 अणु उत्पन्न करते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब मोनोसैकराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसिड लिंकेज द्वारा एक साथ जुड़ जाती हैं। मतलब पॉलीसैकराइड का निर्माण तब होता है जब मोनोसैकराइड जो ग्लाइकोसिड है लिंकेज जो है जब मोनोसैकराइड से जुड़ जाता है तब उनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोसैकराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर ओलिगोसैकराइड को आगे डिसिसैकराइड, टाइसैकराइड, टेट्रासैकराइड आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब डिवीजन, सब डिवीजन, फिर सब डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है इन्हें डिफाइन किया गया है। डिसिसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड आदि में ओलिगोसैकराइड में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ये एक तरीके से टाइप्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत छात्रों जो है आते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस पर डिसिसैकराइड से 2 मोनोसैकराइड इकाइयाँ निकलती हैं, जबकि ट्राइसैकराइड से 3 इकाइयाँ निकलती हैं।
हैंडीसैकेराइड जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आमतौर पर ओलिगोसैकेराइड के ज्ञात उदाहरण हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जटिल मतलब इनके जो अणु होते हैं वो काफी जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। फिर जो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने होते हैं और इनमें लंबाई में सैकड़ों चीनी इकाइयां शामिल हो सकती हैं। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकेन भी कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस पर वे मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु उत्पन्न होते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड में होता है छात्रों। फिर पॉलीसैकेराइड अपनी मोनोसैकेराइड इकाइयों की पहचान उनकी श्रृंखलाओं की लंबाई, इकाइयों को जोड़ने वाले बंधनों के प्रकार और शाखाकरण की डिग्री भिन्न हो सकती हैं। मतलब जो पॉलीसैकेराइड का जो विकास होता है वो मोनोसैकेराइड की इकाइयों की जो है करीबन काफ़ी श्रृंखलाओं की लंबाई के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, फिर वे शरीर में संरचनात्मक, समर्थन और ऊर्जा भंडारण सहित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस पर उत्पन्न अणुओं के प्रकार के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जा सकता है छात्रों। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड होते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड के उदाहरणों में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन शामिल हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड के उदाहरणों में हाइयालुरोनिक एसिड और चिंड्रोलेटिन शामिल होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के महत्व है, सिग्निफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के महत्व क्या है वो हम बतला रहे हैं छात्रों। कार्बोहाइड्रेट कुछ जंतुओं तथा सभी पौधों की कोशिकाओं को बनाने में एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि कहने का अर्थ ये है कि जंतुओं और पौधों की जो कोशिकाओं का विकास होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही संभव है छात्रों। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट से जंतुओं को आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल और वसी अम्लों के चयापचय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के कार्य विशिष्ट होते हैं, जैसे कोशिकाओं के न्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोज का कार्य भी दूध का लैक्टोज का भी कार्य कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही छात्रों संभव है। फिर उसके बाद इसके कार्य आते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर सेलुलोज पाई जाती हैं। जंतुओं तथा पौधों में भोजन ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो इनका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, पादप की कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज एक आवरण पाया जाता है जिससे उनकी कोशिकाओं का विकास होता है। फिर जंतुओं तथा पौधों के भोजन में ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित होते रहते हैं। ठीक है, जो इनका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह शरीर के व्यक्त और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी का भी भांति कार्य करते हैं। फिर उसके बाद जंतुओं तथा मानव में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडार करते रहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही संभव है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हम जो उनका सब डिवीजन करते हैं जो है वो मोनोसैकेराइड, डिसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट जो है जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं का विकास करने में सहायक होता है और उन्हें वो ऊर्जा प्रदान करता है, जो उनका प्राथमिक स्रोत है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।